कि सीबीटी टेस्ट होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहां पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। आप फिजिकल कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते। 2 या 3 साल से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिला। नंबर 1 इज हाईवे, सेकंड वन इज रिलेटेड टू रेलवेज एंड थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू एयरपोर्ट। सो तीनों चीजों को जोड़ते हैं तो ये पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बनती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अवेयरनेस हो चुकी होगी कि आपका गेट का फॉर्म आ चुका है और अब आपको और जोर से तैयारी करने की शुरुआत कर देना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास गेट का सिलेबस भी आउट हो चुका है और हमारा नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि भाई हमारे पास आप अपना पेपर, यानी जो भी आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए आप पेपर देना चाहते हो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि सर हमारा सिलेबस यहाँ पर क्या कुछ बदला है या वही का वही है, यहाँ क्या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज है या एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और मेरे साथ यहाँ पर रजत सर भी हैं जो आपको और ज्यादा डिटेल में इंसाइट देंगे। बट बच्चों, इसके साथ लास्ट में आपको एक बात और इंपॉर्टेंट मिलेगी, जो कि गेट 2025 का जो पेपर हुआ था वहां से भी काफी कुछ हमारे एक इंसाइट है जो आपको यहाँ पर आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो वो भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हमारे एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि हमारा अगर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों, जैसा कि सीबीटी टेस्ट होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहां पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। आप फिजिकल कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर पेपर बेसिकली 3 आवर ड्यूरेशन का होने वाला है और यहाँ पर हमारे पास दो पोर्शन है, एक है जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट और दूसरा जो भी आप पेपर को सिलेक्ट करेंगे रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए। लाइक सिविल हम की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे सिविल के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका एमसीक्यू, दूसरा एमएसक्यू और तीसरा नॉट टाइप क्वेश्चन। अब यहां पर बात आती है कि सर जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है गेट एग्जाम में वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है बच्चों। मतलब अगर मैं बोलूं तो यहां पर वो आपकी एक न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रट के चले गए तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर वो आपका ये टेस्ट करेगा कि भाई आपको कितना कंसेप्ट क्लियर है और साथ ही साथ आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी कैसी है। तो बिल्कुल यहाँ पर सर। एक डिटेल सिलेबस और डिटेल आपको चीजें पूरे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर चीजों को कर पाओगे। राइट। तो आइए बच्चों और आगे बात करते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें बच्चों तो 65 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके लगभग लगभग एप्टीट्यूड के होते हैं। और यहाँ पे अगर हम हमारी ब्रांच की बात करें जो कि सिविल ब्रांच है, तो सिविल ब्रांच के लिए हमारे पास ये वाला पोर्शन अवेलेबल है बच्चों, जिसमें हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो होगा वो 13 मार्क्स का आएगा। राइट। और यहाँ पे एप्टीट्यूड जो होगा बच्चों वो 15 मार्क्स का आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे रिस्पेक्टिव टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं बच्चों, वो लगभग लगभग 72 मार्क्स को आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है अगर इन सबको मिला लें तो ये 100 मार्क्स का सिलेबस है। तो अगर एक बच्चा बहुत अच्छे से एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स भी कर लेना बच्चों, तो उसका एक 30% वेटेज यहाँ पे कवर हो जाता है। राइट। और बहुत अच्छे से आप यहाँ से स्कोर बढ़ा सकते हो। ये एक तरीके से स्कोर इंक्रीज करने वाले टॉपिक्स हैं, है ना। बाकी हम टेक्निकल में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि सर यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनमें हाँ हमारे हाँ। पास मार्क्स का पैटर्न कैसा है। तो यहाँ अम, पे बच्चों हमारे स- पास ये जो मार्किंग की बात आ रही है, तो यहाँ पे 3 टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस है, एक एमसीक्यू है, एक नाट है और एक एमएसक्यू है। तो चाहे एमएसक्यू हो, चाहे नाट हो, चाहे आपका एमसीक्यू टाइप हो, यहाँ पर 1 मार्क और 2 मार्क के दोनों टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट जो नेगेटिव मार्किंग है वो स्पेशली आपको सिर्फ एमसीक्यू टाइप में देखने को मिलेगी। एमएसक्यू और नाट के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। बट एक बात और बताता हूं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, खासकर एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। बच्चा ये सोचता है ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है तो यहां पर मल्टीपल ऑप्शन ही सही होंगे तो ही आंसर सही होगा। ऐसा नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है कि एमएसक्यू के अंदर एक सिंगल ऑप्शन भी सही होता है और उसको आप टिक करके आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे और वही वो भी ऑप्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल आंसर ही लगाना है तभी एमएसक्यू बनेगा, नहीं। हो सकता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो, ये भी चीज देखी गई है गेट एग्जाम के पेपर के अंदर। तो अब आगे चलते हैं रजत सर के पास और रजत सर आपको इन डिटेल करेंगे बच्चों सिलेबस के बारे में। रजत सर। या सो सबसे अच्छी बात जो कृष्णा सर ने बताई कि ये एक मैराथन है। अब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब आपको अपनी तैयारी को और एक्सेलरेट करने की जरूरत है।
और सही टाइम पर सही तैयारी और सही तरीके से अगर की जाए तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है कि गेट इज नॉट दैट टफ। अगर आप तैयारी अभी से ढंग से करते हैं तो आराम से आप गेट को एक्सेल कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। कृष्णा सर ने जो दूसरी बात बताई थी दैट इज रिलेटेड टू द एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, वो भी मुझे बहुत सही लगी कि ये एक स्कोरिंग एरिया है जहां पर आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं 13 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, ये कहीं ना कहीं आपके 28 मार्क्स के मतलब नियरली 30% आपकी वेटेज बनती है इससे। और ये आपके लिए बहुत एक स्कोरिंग पैटर्न बन सकता है अगर आप गेट एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो। अब बात करते हैं जो सिलेबस की। सिलेबस में जैसा कि आपको अभी बताया था सर ने कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, अपनी एक वेटेज है। तो ये आप देखिएगा तो इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मुझे लगता है कि दिस इज द सिलेबस। और यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से करेंगे तो यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ये हमने देखा है, जैसे कि कैलकुलस एक एरिया है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जनरली हमने देखा है। और हमने ये देखा है कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहां पर मैथमेटिक्स में आप अपने को एक्सेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं यही आपको करना है, करना आपको पूरा सिलेबस है, बट मैं इंपॉर्टेंस वाइज आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जब मैकेनिक्स की बात आती है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स हैं, वन इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अनदर इज जनरल एप्टीट्यूड एंड अनदर इज टेक्निकल सब्जेक्ट। तो अब टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस की बात कर लेते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। जब हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो हम सॉलिड मैकेनिक्स यानी कि जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जिसको आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बोलते हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट इसको आप सीपीएम के नाम से जानते हो, कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी कि जिसको आप आरसीसी के नाम से जानते हो, स्टील स्ट्रक्चर, सो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट है। अब आते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं या जनरली क्या वेटेज रह सकती है। जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं तो यहां से देखा गया है कि क्वेश्चन आता है और बहुत बार नहीं भी आया है। पिछले 2 या 3 साल से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन एक एवरेज मैं मान के चलता हूं कि अगर क्वेश्चन आता है तो 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आने वाला है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम सॉलिड मैकेनिक्स बोलते हैं, इसकी वेटेज अच्छी खासी है। यहां से आपको 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस सर एग्जैक्टली क्या पैटर्न रहा था 2025 का स्ट्रक्चरल एनालिसिस का? सर 4 से 5 मार्क के बीच में इसका वैल्यू आता है अगर हम अच्छा, स्ट्रक्चर की सो बात करते हैं तो। क्योंकि ये मैंने सर से इसलिए पूछा क्योंकि सर इस सब्जेक्ट को डील करते हैं तो ऑब्वियसली मुझसे भी बेहतर तरीके से सर और बता सकते हैं। सो 4 से 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, यहां से हम मान सकते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली। कंक्रीट स्ट्रक्चर से हम 4 मार्क्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टील स्ट्रक्चर से अगेन यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट। और अब आगे चलता हूं मैं। जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी है टेक्निकल सिलेबस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को लेकर क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जियोटेक की अगर बात करें बच्चों, जियोटेक और एनवायरनमेंट एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके पास फिर से कहीं ना कहीं 25 से 30 मार्क देने जाने आ रहे हैं। मतलब अगर आप मैथ्स और एप्टी मिला लो तो वो आपके 28 मार्क करीब हो गए। और अगर आप जियोटेक और एनवायरनमेंट को मिला लो तो 25 मार्क, इससे मान के चलो 25 मार्क यही है। तो मतलब लगभग लगभग अगर ये चार को मिला लिया जाए तो आपका 50% सिलेबस यहीं पे हो गया जी। उसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अलग से स्कोर देके जाएंगे। तो जियोटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत मेजर है और इसे आप डेफिनेटली करके जाइए। कम से कम नहीं नहीं करके बच्चों यहाँ से 10 से 12 मार्क्स आपको मिलने वाले बिल्कुल हैं जियोटेक के अंदर। बिल्कुल राइट। सर, एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। 2020 की बात है, 2019 या 20 की। एक मेरा स्टूडेंट था, वो केवल 4 सब्जेक्ट करके गया था, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। और बाई चांस की बात है उसके 28 मार्क्स जो हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, मेजोरिटी मार्क्स इसने वहां से गेन किए। और सॉइल में सारे क्वेश्चंस उसके सही थे। तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहा था ये 4 सब्जेक्ट को पढ़कर। और उसका स्कोर सुन के हैरान होंगे, ही गॉट 48 मार्क्स इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट वाह यार, विदाउट एनी बताओ यार, प्रिपरेशन। बताओ यार सर।
वो पैटर्न है सर, पुराने पैटर्न को अगर आप समझते हैं, चीजों को समझते हैं, जो पास डेटा है वो आपको चीख चीख के बोल रहा है कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, तो आपको हाँ, वो समझना पड़ेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये आप सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग को लेकर जो सर ने बात बोली, 10 से 12 मार्क्स की वेटेज है और अपने में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये पूरा पोर्शन। मैं तो कहता हूं कि इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो टेक्निकल सब्जेक्ट में। अगर आप तैयारी कर रहे हो गेट एग्जाम की, यू शुड गिव द मैक्सिमम प्रेफरेंस टू दिस सब्जेक्ट इन अ टेक्निकल, क्योंकि जहां पर वेटेज ज्यादा वहां पर आपकी एफर्ट्स भी ज्यादा होने चाहिए। सो आगे बात करते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की। सर फ्लूइड मैकेनिक्स का आप कुछ पैटर्न बताना चाहेंगे? सर फ्लूइड मैकेनिक्स में करीब करीब 8 से 9 मार्क्स आप मान के चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स से, और इसके संग आप हाइड्रोलिक्स को ऐड कर लीजिए, है ना सर। करीब करीब ये 8 से 9 मार्क आता है, और इसमें ओसीएफ भी ऐड कर लें तो ये 9 से 10 मार्क वेरी कर सकता है। तो मतलब ये वेटेज हम कहीं ना सर कहीं 9 मार्क्स एफएम, मान लेते हैं, हम 9 हाँ, मार्क्स मान लेते हैं। ये करीब करीब हाँ होता है बच्चों, इसके अंदर हाँ आपका वेरिएशन हो सकता है। बट हाँ हाँ, हाँ ये भी एक मेजर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस का, इसको भी आपको बहुत अच्छे से डील करना चाहिए। तो अगर इसको जोड़ लें तो 10 मार्क ये हो गए लगभग लगभग, हाँ 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 या हाँ 7 मार्क आप जोड़ लो तो भी हाँ आपके हाँ। 57 मार्क तैयार है भाई। तो और अब सर आप कहाँ पहुंच हाइड्रोलॉजी गए? और इरिगेशन को हम कितना जोड़ें, बताएं। हाइड्रोलॉजी सर 1 से 2 मार्क जोड़ लीजिए, या ये 2 मार्क जोड़ लीजिए सर, मिनिमम 2 मार्क तो हाइड्रोलॉजी आ जाता है। हाँ, और और मेरे को लगता है इरिगेशन एक सर से दो मार्क है इरिगेशन, वेरी। हाँ, तो 3 से 4 मार्क्स मान लें सर दोनों सब्जेक्ट को मिला के, हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आप दोनों है को ना। ऐड कर सकते हो तो 3 से 4 मार्क मान सकते हैं इसका। तो ये हमारा एक हमने बात करी। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये तो मैं ही डील कर देता हूँ सर। हाँ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एनवायरनमेंट मैंने आपको जैसे बताया कि आपका जो जियो टैग का पार्ट है, वैसे ही आपका एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसका सिलेबस भी काफी बड़ा है, नो डाउट एक ज्यादा ड्यूरेशन लगता है इसको पढ़ने में समझने में, है ना। जिसमें हमारा वाटर ट्रीटमेंट से लेके वेस्ट वाटर, फिर साथ में एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। बट इसका भी वेटेज देखा जाए बच्चों, करीब करीब 10 मार्क से 12 मार्क के बीच में वेरी कर सकता है ना। सो तो ये सो जो पर्टिकुलर हमारा सेक्शन है बच्चों, जो हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखो एक चीज है, एक होता है भाई लर्निंग, दूसरा होता है रिवीजन, तीसरा होता है भाई प्रैक्टिस, है ना, और टेस्ट सीरीज। ये सारी चीजें इन सब्जेक्ट्स के लिए, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए जरूर जरूर करना। अगर किसी के लिए टाइम कम बचे तो स्किप अगर करना हो तो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आप कुछ चीजें स्किप कर सकते हो, बट मेजर सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये आपको मार्क्स देके जाएंगे एग्जाम के अंदर, है ना सर। सर इसको हम ऐसे लेते हैं, कुछ मैथ्स हम कितना और एफटी कितना, ये दोनों मिला के हमारा 28 मार्क्स हो जाता है। अब बात करते हैं हम सॉइल मैकेनिक्स की सर, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। तो ये लगभग लगभग 10 से 12 मार्क्स हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये हम 10 से 12 मार्क्स यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं। सो आप सर ये देखिए कि हम कहीं ना कहीं मोर देन 50 मार्क्स यहाँ से टच कर रहे हैं केवल 4 सब्जेक्ट से। आराम से सर, यही बात हम बता रहे थे आपको कि हाँ हाँ। बच्चों को भी यही कि बताया गया है कि भाई 50% ज्यादा मार्क्स, ये चार चीजें आपको देके जाने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं सर, ट्रांसपोर्टेशन पे आप व्यू डालिए जल्दी से सर। या सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 3 पार्ट्स हैं। नंबर वन इज हाईवे, सेकंड वन इज रिलेटेड टू रेलवेज, एंड थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू एयरपोर्ट। सो तीनों चीजों को जोड़ते हैं तो ये पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बनती है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो हाईवे और ट्रैफिक इंजीनियरिंग को हम एक साथ इंक्लूड करते हैं, और ये एक पार्ट है। सेकंड इज एयरपोर्ट, थर्ड इज रेलवे। सो अब यहाँ पर जो सर हम देख पा रहे हैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाईवे हाईवे और ट्रैफिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पिछले कुछ टाइम में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हम देखें तो ये दो पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो मेरी समझ बोलती है, यहां से आप 3 से 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाईवे और ट्रैफिक इंजीनियरिंग से। सर इसमें एक बात और हम ऐड करते हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में इंसाइट देते हैं हम लोग इनको। हाँ यहाँ पर सर जो हमारे पास एक तो सेक्शन यहाँ पे 7 भी है, थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हुआ है सर नीचे। अगर देखा जाए तो ऊपर ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है, नीचे हमारा जियोमैटिक्स है जो कि हमारा सर्वे का अच्छा, पार्ट हाँ, है। यस तो सर। सर्वे का पार्ट जो है सर, वो शायद आपने लिख दिया, सर्वे के पार्ट को आप बोल सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं हाँ 4 मार्क 5 मार्क के बीच में कहीं ना कहीं सर्वे आपको दिख जाता है। बट अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों, तो ये थोड़ा हाई वेटेज सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है सर, जिसमें हमारा वेटेज जो है वो यहाँ पे करीब करीब नो डाउट 7 से 8 मार्क का करीब करीब देखने को मिलता है सर, ये ट्रांसपोर्टेशन। सर्वे को इंक्लूड करके हम 8 से 9 मार्क्स मान सकते हैं।
सर 10 मार्क आप मान के चलो, सर्वे अगर ट्रांसपोर्टेशन 10 मार्क तो मिनिमम मान लो, वो तो बहुत कम है, बट हाँ तो भी आप मान के चले ट्रांसपोर्टेशन जो इंजीनियरिंग होती है वो कहीं ना हाँ। कहीं 7 से 8 मार्क आपको देके जाने वाली है, तो सर और हम सर्वे इसको आपको पूरे, 4 से 5 मार्क मिनिमम देके जाएगा बच्चों। तो हम इसमें हम 9 से 10 मार्क्स पकड़ लेते हैं सर, इस पूरे टोटल जो है पोर्शन के। दोनों को ऐड करके आप बोल हाँ सकते हैं सर। या तो ये बात है बच्चों, सिलेबस के रिगार्डिंग रजत सर ने बहुत अच्छे से इंसाइट दिया, और साथ ही साथ मैंने भी आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करके बताए कि यहाँ पर आपका जो सिलेबस का पार्ट है, जिसमें मेजर पार्ट क्या है और माइनर पार्ट क्या है, यू विल अंडरस्टैंड दैट, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, जहां पर हम बात करते हैं 2025 के पेपर की एनालिसिस के बेसिस पे हम क्या इंसाइट ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमें किन चीजों को फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन। ये सारी बातें मैं और सर आपको थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली बात है, मैं कुछ वो पॉइंट्स बताता हूं बच्चों जो 2025 के पेपर में मैंने ऑब्जर्व करी, और ये देखा गया कि बच्चों को क्या डिफिकल्टी फेस करने को मिली। पहला पॉइंट तो मुझे ये देखने को मिला कि आपके पास जो क्वेश्चन के मार्क्स है, लाइक 1 मार्क का क्वेश्चन है और एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो कई बार ये ऑब्जर्वेशन में आया कि 1 मार्क के क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रख दी गई है। मतलब कैलकुलेशन वाइज अगर देखा जाए, कुछ एक क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा करा गया है, ट्रिकी बना दिए गए हैं या लेंथी बिल्कुल। कैलकुलेशन के रख दिए गए हैं और 1 मार्क में रख दिया है। जिससे क्या होगा, बच्चे का एक तो मॉरल डाउन हो जाएगा क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, और दूसरा उसको लेंथी या टफ बना दो ताकि वो क्या करे, उसमें उलझा रहे। दूसरा यहां पर यह ऑब्जर्वेशन भी रखा गया कि भाई यहां पर 2 मार्क के जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, कुछ क्वेश्चंस है ना ऐसे आए थे जो बहुत ही आसान थे, जो 1 या 2 लाइन या 3 लाइन में हो सकते थे। जैसे जीरो फोर्स मेंबर का एक क्वेश्चन था, वो बेसिकली देखा जाए तो 1 मार्क में डिजाइन करना चाहिए, बट उन्होंने 2 मार्क के अंदर डिजाइन कर दिया, तो वहां पर उसका वेटेज ज्यादा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसान। तो बच्चों, इसका मतलब ये है, हमें ये देखना चाहिए जब हम पेपर को दें कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है। तो बिल्कुल। आपका आधा सॉल्यूशन तो दिमाग में हो जाना चाहिए कि अप्रोच क्या होने वाली है। अगर अप्रोच आपको आधा सॉल्यूशन दिमाग में बन गया, बाकी काम आपका बस लिखने का रह जाता है। तो आधा सॉल्यूशन आपके दिमाग में बन गया तो आपको ये इंसाइट मिल जाएगी कि उस क्वेश्चन को मुझे कितने टाइम लगेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो हमने 2025 के पेपर से एक ऑब्जर्वेशन देखी है। तो और 2026 का जब पेपर आप दोगे तो आपको ये चीज देखना चाहिए, राइट। और हाँ सर, मुझे आप सर कुछ ये ऐड कर लगता रहे थे है, सर। मुझे सर ये लगता है कि एक क्वेश्चन को करने में एक लिमिटेड टाइम देना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हैं, हो कैसे नहीं रहा है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन के चक्कर में आने वाले 2 क्वेश्चंस वो छोड़ देते हैं। तो एक आप प्रैक्टिस तभी कहता हूँ कि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं उससे पहले आप टेस्ट पेपर्स, मॉक पेपर्स लगा के जाएं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना एक्चुअल में एग्जाम कंडीशंस के हिसाब से तैयार हैं। और ये बहुत जरूरी है बेटा, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर आपने मॉक पेपर्स और टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में दिक्कत फेस करोगे करोगे। और ये मेरे को ऐसा इसलिए लगता है कि आप टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, मॉक पेपर्स लगाने के बाद आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअल एग्जाम कंडीशंस को फेस करने की आदत पड़ जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो साथ के साथ मॉक पेपर्स, टेस्ट सीरीज को भी ध्यान में रखना। बढ़िया सर। सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो एमएसक्यू नाट टाइप के क्वेश्चन में एरर फ्री काम करना है। वैसे मार्किंग नेगेटिव तो नहीं है, बट हाँ बात यह है कि अगर जरा से में वैल्यू भी गड़बड़ हुई या एक आध ऑप्शन एमएसक्यू के अंदर ऊपर नीचे हुआ तो हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट बात यह है मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर काफी ज्यादा प्रिसाइज वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका नाट है, एमएसक्यू है, तो बहुत ध्यान से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, फोकस के साथ करिए। कई बच्चों को तो मैं ये भी रिकमेंड करता हूं कि आप जब भी टेस्ट पेपर दें, प्रैक्टिस करें या क्वेश्चंस लगाएं, जब भी आपको करना हो तो आप एक हैबिट डाल लें, पेपर के स्टार्टिंग में से 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं, ताकि आपका जो माइंड है ना, वो सारे जो इधर उधर से नॉइज आ रहे हैं आपके दिमाग में, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेबस हुआ नहीं हुआ, ये सब जो नॉइज आ रहे हैं वो सारे नॉइज हट जाएंगे। सिर्फ आपका फोकस बढ़ जाएगा। जब आपका फोकस बढ़ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं वो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो आप इस चीज को जरूर करें बच्चों, आपको बहुत फायदा होगा। इसी के बाद अगर हम आगे बात करते हैं, हमारे पास एक नया पेपर ऐड हुआ है इस साल जो कि एनर्जी साइंस का है। वो आप जरूर से देखें बच्चों, उसका सिलेबस देखें एक बार, और उसके बारे में भी एक बार इंसाइट लें कि आपको ये पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि 2 पेपर ना ही दो तो ज्यादा बेटर है, बट अगर किसी बच्चे का मन है कि उसे पेपर देना चाहिए सेकंड ऑप्शन का,
तो वो एनर्जी साइंस के लिए जा सकता है, एक बार उसका सिलेबस वो चेक करे, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है आपको हायर लेवल साइड पे मिलने। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें बच्चों कि आपको यहाँ पर रट्टाफिकेशन नहीं करना है ना, रट के नहीं जाना है आपको। मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं कि गेट एग्जाम जो है वो कंसेप्चुअल एग्जाम है और साथ ही साथ आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करने वाला एग्जाम है। तो उस पे ज्यादा फोकस रखें रेदर कि आप सिर्फ चीजों को रटें कि भाई आपने थ्योरी पढ़ ली, मैं उसको रट के जा रहा हूं, मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गॉट इट? सर ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और गेट वालों को, गेट कमिटी जो पेपर सेट कर रही है उनको शायद पता है कि ये बच्चा कहाँ गलती करेगा, तो ऑप्शन भी वो कुछ वैसे ही दे देते हैं सर कि ये वो गलती वैसे ही, वाला हाँ ऑप्शन। सही है, ये चीज मैं ना क्लास में भी बताता हूँ बच्चों को कि देखो तुम जो कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हारी कॉमन मिस्टेक जो होती है वो ऑप्शन होता है यहाँ पे। यानी ए बी सी डी जो चार ऑप्शन दिए ना, जो आप गलती करोगे, कॉमन मिस्टेक जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, वही ऑप्शंस वो पुट करता है। क्यों? क्योंकि आप मान लोगे कि हाँ आपका आंसर सही आ गया है, आप वहां से खुश होके आ जाओगे, जब आंसर की आएगी तब आप दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता लगेगा कि मैंने सिली मिस्टेक करके आंसर लगाया है। सर ये चीज होती है, क्लास में भी बच्चों को बहुत बार बताई गई है। सर लास्ट एक हम स्लाइड को और डिस्कस कर लेते हैं हाँ फटाफट, हाँ फिर हाँ बच्चों का हम हाँ बाइंड अप हाँ हाँ। करेंगे। तो सर ये बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपका क्या व्यू है बच्चों के लिए? देखिए सर, मेरा मानना यह है कि हमें नेट और एमएसक्यूज की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एमएसक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे एमसीक्यू तो अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। तो एक तो मुझे ये लगता है, क्योंकि एमएसक्यू में क्या है कि आपको मल्टीपल सिलेक्शन चॉइस क्वेश्चन है, और अ, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल रहा है किसी भी एक टॉपिक का, फ्रेम आपका बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। तो एमएसक्यू आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऑल्दो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इससे फायदा ये मिलेगा आपको एमसीक्यू में भी फायदा मिलने वाला है इसका। तो focus deeply on the fundamental and application based topics, especially like NET and MSQ। ये मेरा फर्स्ट टेक है इस पॉइंट को लेकर कि आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से देखें इस। नंबर वन, प्रैक्टिस फुल एंड मॉक टेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की है, टेस्ट सीरीज में आप नहीं बैठे हो, तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करोगे करोगे, ये मान के चलना। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप टेस्ट दो, तीन बातों पर ध्यान देना। नंबर वन, जितना आपने टेस्ट दिया है उसमें आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, यानी कि जो भी आप पढ़ाई करके गए हो, उस पढ़ाई करने के बेसिस पे जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसका एक्यूरेसी लेवल क्या है, कितने क्वेश्चंस आप सही करके आ रहे हो और कितने क्वेश्चन आपको लगता है कि आप सही करके आए थे बट वो एक्चुअल में गलत थे। तो ये आपको मालूम पड़ता है इससे कि एक्यूरेसी क्या है आपके क्वेश्चंस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप गेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको जब आप अच्छे से थॉरोली स्टडी करते हो तो आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाता है कि गेट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी लड़ाई में कूद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपका शत्रु किस तरीके का वार कर सकता है, और ये चीज आपको कैसे क्लियर होगी? गेट एग्जाम में जब आप बैठ रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ढंग से स्टडी करोगे, तब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। ये आपको एक होलिस्टिक आइडिया दे देगा कि गेट एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन योर प्रिपरेशन, एंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन यू शुड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन ऑर्डर टू गेट द सर्टेन आइडिया। नाउ, वर्क ऑन इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम दैट रिक्वायर कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्यों, क्या कहना है सर आपका इस पे? बिल्कुल सर बिल्कुल, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि भाई आपके पास जैसे एक सब्जेक्ट है सोम, और मान लीजिए एक सब्जेक्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो आपने तो पढ़ाई जो कर ली वो सोम की अलग कर ली, स्ट्रक्चर की अलग कर ली, बट कई बार ये देखा जाता है कि हमारे गेट एग्जाम में प्रॉब्लम इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिक्स करके भी डेवलप करा जाता है। कई सारे क्वेश्चंस हमने स्ट्रक्चर के अंदर भी देखे हैं, कई सारे हमने सोम के अंदर भी देखे हैं, जो मिक्स कंसेप्ट में बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं इस बात पे कि यहाँ पर आप क्या करें, जो आपके दूसरे ब्रांचेस हैं, जैसे हमारे पास मैकेनिकल हो गया, है ना, या इंजीनियरिंग साइंस हो गया, तो वहां से भी आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चंस को पिक कर सकते हो। जैसे मैथ्स एप्टी के क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू को वहां से लगा लीजिए, है ना, वहां से आप ब्रांचेस से निकाल लीजिए पीवाईक्यूज उनके, उनके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा, राइट। और अगर हम हमारे टेक्निकल की बात करें तो जैसे एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हम हमारे इंजीनियरिंग साइंस पेपर से निकाल सकते, सॉरी हमारे जो एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है वहां से हम निकाल सकते हैं, तो वहां से आपको एक एडिशनल अमाउंट ऑफ
क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोगों को आपको डिस्कस करनी थी बच्चों। एंड लास्ट सर एक और चीज और मैं बताना चाह रहा था हाँ सर, बिल्कुल कि बोलो। जब भी बच्चा तैयारी करे तो हर एक एग्जाम का बेटा पैटर्न अलग होता है, हर एक एग्जाम की मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, डिफरेंट है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गेट के पीवाईक्यूज जरूर लगाना, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि जैसे सपोज मानो एसएससी जेई के बच्चे क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं, या सपोज मानो कोई आपने अगोर के क्वेश्चन लगाने लग गए, या किसी मतलब बहुत तरीके की जो बुक्स आ रही हैं एडिशनल्स, आप उनके क्वेश्चंस लगाने लग गए। गेट एग्जाम की अगर आप कैरी कर रहे हो तो गेट एग्जाम का पैटर्न ऑल टुगेदर डिफरेंट है बेटा बाकी एग्जाम से। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पीवाईक्यूज और एडिशनल क्वेश्चन जो भी सर ने आपको बताया कि गेट के जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के आप क्वेश्चंस उठा सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली, तो मेरा कहना यह है कि जो एग्जाम फोकस क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर ध्यान देना, रेदर देन कि हम कोई से भी क्वेश्चंस लगाने लग जाएं किसी भी टॉपिक के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे हम बच्चों के लिए बस ये बातें थी जो हम लोगों ने आपसे डिस्कस करी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों। और मैंने और रजत सर ने बहुत अच्छे से आपको इंसाइट दिया ताकि आप लोगों को एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले कि आपका पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में देखा जाए तो कोई चेंज नहीं है, जो पुराना सिलेबस था वही का वही सिलेबस है। आपको मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस रखना चाहिए, उनका रिविजन, उनका प्रैक्टिस, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ों को फोकस करिए। आप मोस्टली कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस को फोकस करिए। साथ ही साथ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताइए आपकी प्रैक्टिस सेशन पे, टेस्ट पे, और आपके डीपीपी और प्रैक्टिस शीट्स को लेके। और लास्ट में एक बात और, कि आप पीवाईक्यूज को बिल्कुल फोकस करिए, जैसा रजत सर ने बार बार फोकस कराया उस पॉइंट पे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है जो आपको एक आइडिया देगा कि आपका पेपर किस टाइप के हो सकता है। तो बच्चों क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक में। यू, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू।